प्रकाश सिंह, गांधी स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय रामगढ़ कैंट। पिछले लेसन में हम लोग पढ़े थे अफवाह तंत्र के बारे में, यानी भारत की नदियों के बारे में पढ़े थे। नदियों की उत्पत्ति कैसे होती है और उनका क्या महत्व है। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों का संरक्षण, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। हम बहुत बात किए थे नदी का क्या महत्व है, इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि नदी का संबंध जो है मानव जाति की उत्पत्ति के समय से ही चली आ रही है। काफ़ी महत्व है, सारी सभ्यताओं का जन्मदाता भी नदी घाटी है। तो आज जो है नदियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, जल प्रदूषण। उसका पूरा जल जो है प्रदूषित हो गया है और मानव के उपयोग के लायक नहीं है। अगर हम लोग कर भी रहे हैं, उसका जल का मजबूरी में उपयोग भी कर रहे हैं, तो वो जल हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। और ये प्रयास बहुत समय से चला आ रहा है कि नदियों के जल को कैसे हम लोग प्रदूषण से बचा सके। और पानी जो है, हम बताए थे कि नदी का पानी मुख्य स्रोत है। स्रोत का तो बहुत सा कारण बताए थे, अफवाह ये भूमिगत जल है, तालाब है, लेकिन नदी सबसे मुख्य है। और नदी का जल जो है हमेशा मनुष्य को प्राप्त होते रहता है निरंतर। ये भी बताया था कि जल चक्र के माध्यम से जल की आपूर्ति होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों के ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है। आबादी बढ़ रही है लेकिन संसाधन तो सीमित है, संसाधन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। संसाधन को हम लोग, जितना संसाधन रहता है उसी संसाधन में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। तो नदी का संरक्षण कैसे किया जाए, नदी जल का, तो सबसे पहले तो इसका कारण पर हम लोग विचार कर लेंगे कि आखिर में नदी का जल प्रदूषित क्यों है, क्या कारण है। कि जब तक कारण को हम लोग नहीं समाधान कर लेंगे, कारण जब तक हम लोग नहीं जान लेंगे तो उसका निष्पादन भी नहीं जान पाएंगे, उपाय भी क्या है ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कारण को समाप्त करना है, किस कारण से नदी का जल जो है प्रदूषित हो रहा है, मानव के उपयोग के लायक नहीं है। आज की स्थिति है कि लगभग सारी नदियां भारत की प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ तक कि पीने की तो बात है, बहुत सी नदियों का तो स्थिति यह है कि उनको छूने से भी चर्म रोग हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। जबकि एक समय था कि मनुष्य जो है इन नदी जल को डायरेक्ट उपयोग करता था, बिना किसी उसको रिफाइनिंग के डायरेक्ट उपयोग करता था, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर काम के लिए। लेकिन आज स्थिति हो गई कि बिना ट्रीटमेंट किए नदी के जल को हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो नदी का प्रदूषण का क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण है नदी का अतिक्रमण। नदी जो है इसका अतिक्रमण होते जा रहा है। बहुत सी नदियां तो विलुप्त हो गई हैं और जो आज भी जिनका अस्तित्व है उनका भी काफ़ी अधिक अतिक्रमण कर लिया गया है। नदी के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। मान लीजिए नदी जो है, इस तरह नदी कोई है तो इसके दोनों किनारे को बोलते हैं बैंक, इसको बोलते हैं बैंक। तो बैंक जो है ये भी बैंक हो गया। और बीच के जो तली है इसको तली बोलते हैं, तली या बेड बोलते हैं। तो जो बैंक है इसका काफ़ी लंबा क्षेत्र होता है ताकि नदी अपना समय के अनुसार फैलाव कर सके। जैसे मान लीजिए नदी की पानी तो मात्रा घटते बढ़ते रहता है। जैसे बरसात के दिन में नदी में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो दोनों बैंक के किनारे पानी ज़्यादा फैल जाता है। फिर बरसात के बाद नदी जो है पानी की मात्रा कम हो जाती है तो फिर पानी सिमट करके नदी के दोनों बैंक के सहारे बहते रहता है। लेकिन इस स्थिति को हम लोग फ्लड भी बोलते हैं कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई। तो फ्लड, इस क्रम में नदी में अगर फ्लड आता है तो भी मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ नदी दे करके ही जाती है।
हम पिछले लेसन में बात किए थे कि सबसे अच्छी मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल। नदी जब बाढ़ आता है तो उसके साथ बहुत सा पानी मिट्टी जो है मिला रहता है, बहुत सा सेडिमेंट्स तो मिला रहता है, तो उस पानी को भी वो उसके साथ फैल जाता है दोनों तरफ। लेकिन बरसात खत्म होने के बाद क्या होता है कि पानी चला आता है, लेकिन इसके साथ जो घुला हुआ पदार्थ है, सेडिमेंट्स है, वो बैठ जाता है। एक नया मिट्टी का जन्म होता है दोनों साइड में, और यह मिट्टी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। यह ह्यूमस युक्त मिट्टी होती है, ह्यूमस युक्त मिट्टी, ह्यूमस युक्त यानी पूरा इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला रहता है और काफ़ी अधिक उपजाऊ भी होती है। तो नदी को बाढ़ भी आता है, एक अभिशाप के रूप में हम लोग जानते हैं, बाढ़ अभिशाप हो गया। फिर भी नदी या प्रकृति का ही है, तो मानव हित में ही वो एक अच्छी मिट्टी, एक नया ताकत देकर जाती है खेती के लिए। तो अभी की स्थिति ये हो गया कि नदी के जो किनारा है उसको लोग इसको काफ़ी इंक्रोचमेंट कर लिया, घर बना लिया या और भी कई तरह से उसका इंक्रोचमेंट कर लिया। तो नदी का पानी जो है हम लोग पानी को रोक नहीं सकते, तो काफ़ी तोड़ फोड़ करता है किनारे में। जैसे आजकल जंगली जानवरों को हम देखते हैं कि बहुत से जंगली जानवर शहरी क्षेत्रों में चले जा रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग उनके घर में इंक्रोचमेंट कर लिए तो नुकसान हम ही लोग को झेलना पड़ता है। तो नदी के इंक्रोचमेंट को दूर किया जाए। जो भी नदी का अपना क्षेत्र है, प्रकृति के द्वारा क्षेत्र दिया हुआ है, उस क्षेत्र में कोई इंक्रोचमेंट कर रहा तो उसको किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाए, उसको सीमित नहीं किया जाए, तो अतिक्रमण को रोकना। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जो है, ये जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं तो उससे दो चीज़ निकलता है। कोई भी रॉ मटेरियल से हम कोई वस्तु अपने काम के लायक बनाते हैं तो दो चीज़ उससे बनेगा। एक तो हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट, और दूसरा हो गया वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, तैयार माल, और इसको बेकार कहिए, वेस्ट कहिए, दोनों विकल्प आता है हमारे पास। इसका तो हम लोग उपयोग कर लेते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट का, लेकिन जो वेस्ट निकलता है तो उस कचरा कहिए, औद्योगिक कचरा, ज़्यादा सिंपल भाषा में औद्योगिक कचरा, तो इस कचरा का हम लोग नदी में ही छोड़ देते हैं। पर आज जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो नदी के किनारे ही है, तो सबसे आसान जो भी उद्योगपति है उसको लगता है कि नदी में बहा दो। तो वो कचरा जो है उसमें बहुत सा केमिकल्स मिला होता है, कुछ तो केमिकल्स वो तुरंत नुकसान करता है, लेकिन बहुत सा केमिकल्स है जो बहुत देर बाद उसका कुप्रभाव हम लोग को दिखाई देता है, या हमारे शरीर पर पड़ता है या हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। तो औद्योगिक कचरा को गिरने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए या उसका रिसाइकलिंग किया जाए। देखिए अभी हमारे सरकार के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा एक बहुत सा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है कि कोई भी चीज कचरा नहीं है, कचरा को कैसे हमने लायक संसाधन बनाए, बेस्ट इन वेस्ट, बेस्ट इन वेस्ट, यानी कचरा को भी हम अपने काम के लायक बना सके, उसका रिसाइकलिंग करके पुनर्चक्रण कर सकते हैं, या रिसाइकलिंग करके उस संसाधन को 2 बार 3 बार 4 बार उपयोग कर सके। तो एक तो वेस्ट का हमारा उपयोग भी हो गया। हम पहले ही बताए थे कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है और हमारी आवश्यकता जो है
अनलिमिटेड है, हमारी आवश्यकता सीमित है और बहुत प्रकार की है, और हमारे जो प्रकृति जो संसाधन दिया है वो सीमित है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते। तो बार बार उपयोग करना, कचरे का अगर हम लोग बार बार उपयोग करेंगे एक तो उसकी बहुत कम मात्रा बच जाएगा, और वो जो कचरा था हमारे लिए वो बन जाएगा रिसोर्स। क्या बन जाएगा? रिसोर्स, यानी संसाधन बन जाएगा हमारे लिए, जिसको हम लोग फेंक रहे थे, बेकार समझ रहे थे। तो वेस्ट इन वेस्ट बहुत सा एग्जाम्पल है आज के क्षेत्र में, गवर्नमेंट का या पूरे वैज्ञानिकों का इस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है, नया नया इनोवेशन हो रहा है कि वेस्ट को कैसे बेस्ट बनाया जाए। यह समय की मांग है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उस जनसंख्या का भरण पोषण भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने संसाधनों का विकास को रोक दें, संसाधनों के विकास को रोका नहीं जा सकता है। मान लीजिए हम पहले भी चर्चा किए हैं कि जीने के लिए, अपना विकास करने के लिए हम लोग को संसाधनों के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, लेकिन अपना भी उपयोग करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको बचा के रखें हम लोग। इसे नदी का संरक्षण, थोड़ा हम लोग संरक्षण के बारे में जान लेते हैं। कंजर्वेशन आखिर में संरक्षण है क्या? आजकल संरक्षण पर भी बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। ये नदी के महत्व को पढ़े। नदी जो है एक जीवन दायिनी है। नदी का काफ़ी शुरू से मानव जाति की उत्पत्ति के समय से ही इसका महत्व है, नदी जल का, और नदी के बहुत सारे लाभ जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रहा कि नदी का जो जल है वो काफ़ी प्रदूषित होते जा रहा है। इसमें पढ़े हम लोग कि ये बहुत सारा नदी का अतिक्रमण हो रहा है और औद्योगिक कचरा ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। विकास भी हो रहा है लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट से काफ़ी नुकसान हो रहा है। मुख्य रूप से है कि शहरी कचरा का भी बहुत बड़ा महत्व है। शहरी कचरा में मेन है कि जो भी हम लोग कचरा घर से निकलता है वो हम लोग बाहर कर देते हैं, फिर नाली के माध्यम से बह करके फिर वो लास्ट में नदी में ही जाता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है प्लास्टिक का। प्लास्टिक, पॉलीथीन इसकी विशेषता है। शुरू में तो लगा कि प्लास्टिक आने से मनुष्य को काफ़ी लाभ दे रहा है, कोई भी सामान को यातायात करने में, लाने ले जाने के लिए, लेकिन ये प्लास्टिक अभी काफ़ी बड़ा प्रदूषण का मुख्य कारण बन गया है। अभी देख रहे हैं कि आप जितना भी नाला के माध्यम से शहर का कचरा जो है नदी में जाकर जमा हो जाता है, और इसका तलछट जो है, ये बेड जो है, ये बेड जो है दोनों किनारा, ये भी किनारा हो गया, तो बेड भरते जा रहा है, ये गलता भी नहीं है। तो इसके कारण से क्या होता है कि नदी में बाढ़ की समस्या आ रही है, और शहर की जो नाली है थोड़ा भी बारिश होने से जाम हो जा रहा है, अंदर में प्लास्टिक जमा है। नाली भी जो है वो अंडरग्राउंड है, कवर्ड है, और प्लास्टिक कारण से क्या होता है, पानी का निकासी नहीं हो पाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, जल जमाव, वाटर लॉगिंग। और ये जल जमाव की समस्या ऐसी है कि बड़े बड़े शहर तुरंत डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। थोड़ा भी बारिश होता है सारा मानव जीवन ठप हो जाता है। तो प्लास्टिक का बहुत बड़ा नुकसान है। ये प्लास्टिक को गलने में लगभग 400 बरस लग जाता है, और इस दरमियान बहुत सी बीमारियों को जन्म दे रहा है। कुछ तो रिसर्च आया कि कैंसर भी या और भी बहुत सारा असाध्य रोग, लाइलाज बीमारी पैदा हो रहा है। तो मानव जाति को ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। तो प्लास्टिक हम लोग को विकल्प खोजना है, इसके बदले में हम लोग दूसरा कोई विकल्प करें, सब्स्टिट्यूट खोजें। सब्स्टिट्यूट, मान लीजिए हम लोग बैग लेकर के, थैला लेकर के निकले, वैसा थैला जो गल जाए,
प्लास्टिक की स्थिति नहीं रहे। प्लास्टिक हम लोग का उपयोग हालांकि सरकार के द्वारा ही बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी नागरिक बोध के कारण से, पूरा जागरूकता नहीं रहने के कारण से आदमी इसका उपयोग कर रहा है और समस्या बढ़ती जा रही है। पूरा नदी जाम हो गया है। नदी ये कचरा को ले जाकर समुद्र में जमा कर दे रही है, समुद्र भी भरते जा रहा है और वहाँ भी समस्याएं पैदा हो रही है। तो इस प्लास्टिक कचरा को बंद करना है और शहरी कचरा को क्या करना है कि नदी में गिरने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर लेना है, उपचारित कर लें, हम ट्रीटमेंट कर लें। जो भी कचरा है उसका बाई प्रोडक्ट पर निकलता है, बाई प्रोडक्ट। एक तो पानी को हम लोग उपचारित करके नदी में छोड़ें। दूसरा क्या है कि बहुत सा जैविक खाद भी इससे हम लोग बना रहे हैं। जैविक खाद बनाया जा रहा है, जो कचरा बच रहा है तो डबल फायदा हो रहा है। एक तो नदी का पानी प्रदूषित नहीं हो रहा है और जो उसका बाई प्रोडक्ट है उसे जैविक खाद बना रहे हैं। तो और ये हर जगह व्यवस्था हो रहा है। लगभग जितने भी शहर के नगर निगम है या नगर पालिका है, तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इस पर और अधिक जोर देने की ज़रूरत है। खेती पद्धति में भी काफ़ी बदलाव हो गया है। उसमें क्या बदलाव हुआ है कि पहले हम लोग उतना अधिक रसायन या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते थे। कीटनाशक अभी क्या है कि ये जो है रासायनिक खाद और कीटनाशक खेत में डाल रहे हैं। इससे दो नुकसान है। एक तो मिट्टी ये को डेजर्ट बना दे रहा है, ये मरुभूमि करते जा रहा है, मरुभूमि होते जा रहा है। अभी तो लग रहा है कि पैदावार बहुत अधिक हो रहा है, लेकिन मिट्टी में इसका दूरगामी प्रभाव ऐसा होगा कि पैदावार होना बंद हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए अनुपजाऊ हो जाएगी मिट्टी। तो इसके बदला में हम लोग क्या करेंगे, जैविक खेती करें। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। इससे हमारा खेती का लागत भी कम हो जा रहा है और कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। और ये मिट्टी जो है हमेशा के लिए जीवनदायिनी बनी रहेगी, खेती के लायक रहेगी। तो इस पर ध्यान देना है। और ये जो कीटनाशक है, बहुत से पानी में बहुत से जीव अपने आप कंट्रोल करते हैं, वो बायो कंट्रोल अपने खुद करते हैं। जो भी नदी के पानी को दूषित करने वाले जो जीव हैं उनको समाप्त करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये घड़ियाल है, क्रोकोडाइल, ये कछुआ, ये दो मुख्य ऐसा जीव है जो फ्री में हम लोग के वातावरण के नदी के जल को शुद्ध करते रहते हैं। ये क्या करते हैं कि सड़े गए मांस को खाते हैं और नदी के बेड को लूज करते रहते हैं। नदी का जो तली है, किनारा है, उसको ढीला करते रहते हैं और नदी का पानी का बहाव जो है आराम से होते रहता है। बहाव, नदी का बेड जो है ऊंचा नहीं हो पाता है। तो ये क्रोकोडाइल, कछुआ के प्रजनन केंद्र बहुत सी जगह पर बनाया गया है और नदियों में छोड़ा जा रहा है। तो बहुत अच्छे काम कर रहा है ये। और भी बहुत सारे जीव हैं, तो इस पर ध्यान देना है, जैव कारक पर, बायो फैक्टर। दूसरा क्या है कि जो भी श्मशान घाट है, श्मशान घाट और जले लाश को नदी में नहीं डालना है, उसके लिए विद्युत शवगृह, इस पर भी विद्युत शवगृह हर जगह व्यवस्था करना है। ये भी बहुत बड़ा कारगर है नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए। तो इन सारी कामों के द्वारा हम लोग नदी के पानी को शुद्ध रख सकते हैं। और ये जो जीवनदायिनी नदी है, नदी की सब पहले भी बात की है कि नदी जो है
ये शुरू से पुरानी सभ्यताओं के समय से ही ये जीवनदायिनी रही है। मानव सभ्यता नदी घाटियों में विकसित हुआ है और आज के समय में जो नदी का पानी काफ़ी प्रदूषित हो रहा है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग खर्च कर रहे हैं। अगर नदी को ही शुद्ध कर दिया जाए तो उस खर्च से भी हम लोग बच सकते हैं। हर आदमी को सुगमता पूर्वक जल की सुलभता हम लोग निश्चित कर सकते हैं और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। नदी ही एक है जो मानव सभ्यता के लोड को संभाल सकती है। जनसंख्या बढ़ रही है, सबको पानी चाहिए, सबको उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी के ऊपर ही निर्भर रहना है। पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, भूमिगत जल है, तालाब है या, लेकिन नदी मुख्य है। इसमें नदी ही मेन स्रोत है। नदी मुख्य स्रोत है, इसको बचा कर रखना है। पूरे मानव जाति के लिए सभ्यता हमेशा चलता रहे, इसको बचा के रखना है। तो इन्हीं बातों सबको ध्यान रखना हम लोग को और नदी के प्रदूषण को कम करना है। 80% आबादी जो है खेती के ऊपर है, लेकिन खेती में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। हम लोग कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। कीटनाशक, रासायनिक खाद का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं उस कीटनाशक से बहुत सा जो बायो कंट्रोल था, एक होता है अपने आप कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल। हम लोग फूड चेन में पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं, जानते हैं कि बायो कंट्रोल क्या हुआ कि पूरा खाद्य श्रृंखला में हर चीज़ एक दूसरे को कंट्रोल करता है नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। तो बायो कंट्रोल समाप्त होते जा रहा है नदी में। मान लीजिए कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा खेतों में हो रहा है, तो एक तो वहाँ खेत में वहाँ का जो जीव था, बहुत सा मछली होती थी या बहुत सा मेढक होता था जो छोटे छोटे कीट को खाता था, फसल की पैदावार भी बढ़ती थी उससे, तो वो समाप्त हो गया। रासायनिक खाद शुरू में तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उपयोग, पैदावार हम लोग बढ़ा लिए इसका उपयोग करके, लेकिन मिट्टी डेजर्ट होती चली जा रही है। जो मिट्टी हमेशा हमको हमारा आवश्यकता की पूर्ति कर रही थी, वो मिट्टी धीरे धीरे डेजर्ट होती चली जा रही है कीटनाशक और रासायनिक खाद के उपयोग के द्वारा। और वही खेत का पानी निकल करके फिर नदी में जाता है, उस पानी को भी जहरीला करता है। तो इस कीटनाशक और रासायनिक खाद का भी विकल्प खोजना है। विकल्प क्या है? हम जैविक खेती करें। जैविक खेती से किसान को दोहरा लाभ है। एक तो इसका दूरगामी जो प्रदूषण की समस्या है दूर हो रही है और हमारा मिट्टी डेजर्ट होने से बच रही है। तीसरा फायदा क्या है कि बहुत कम लागत में किसान को जैविक खेती के माध्यम से काफ़ी अधिक उसका पैदावार भी बढ़ेगा और जो भी पैदावार बढ़ेगा वो परमानेंट है, वो निरंतर चलते रहेगा। लेकिन यह रासायनिक खाद का उपयोग करके क्षणिक लाभ के लिए हम लोग मिट्टी को डिजर्ट कर दे रहे हैं। एक समय आएगा कि आने वाले पीढ़ी के लिए वो मिट्टी बेकार हो जाएगी, मरुभूमि हो जाएगी, खाद्यान्न नहीं हो पाएगा। तो इस पर ध्यान देना है। नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एसिड रेन, देखिए अभी एसिड रेन वायु प्रदूषण तो करता ही है, लेकिन एसिड अम्लीय वर्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, अम्लीय वर्षा के आगे बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा जो बहुत तरह के जहरीले गैस छोड़ा जा रहा है वो वायुमंडल में जा कर के और बहुत से जहरीले गैस और वाष्प मिल करके एसिड की वर्षा हो रही है। तो यही एसिड जल जो है हम पहले जान रह चुके हैं कि वर्षा का जल ही नदी में जाता है, आपके खेत के माध्यम से होके, नाला के माध्यम से होकर के। तो ये अम्लीय है, पानी में अम्लता की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो एसिड को कैसे बचाया जाए? जो भी उद्योग धंधे हैं डेवलप हो रहे हैं उनको प्रदूषण को ध्यान में रख के काम करना है। बहुत से जहरीला गैस है
उनके चिमनी से निकल रहा है, उसको ऊपर नहीं, उसको चिमनी में निकल रहा है वो तो निकलेगा ही। हम पहले चर्चा किए हैं कि कोई भी हम लोग संसाधनों का उपयोग करेंगे तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट, इसको बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट निकलेगा ही। कुछ फिनिश निकलेगा तो कुछ बेकार कचरा निकलेगा, बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो उस बाई प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, उसको उसके चिमनी के पास उसको कंडेंस कर लिया जाए, पूरा प्रदूषण नहीं होने दिया जाए, और उसका भी कुछ रिसाइकलिंग किया जाए, उसका भी कुछ वैकल्पिक उपयोग किया जाए। ये हमारे विज्ञान, जिस तरह विज्ञान बढ़ रहा है उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो एसिड रेन को बचाया जाए, ये काम उद्योग वाले ही कर सकते हैं। और गाड़ी घोड़ा चलता है उससे भी बहुत सा हवा में प्रदूषण होता है। तो आजकल तो जो भी गाड़ी निकल रहा है फोर स्टॉक निकल रहा है, और बैटरी से चलने वाला गाड़ी, सूरज के प्रकाश से चलने वाला गाड़ी का विकल्प खोजा जा रहा है। काफ़ी इसमें सरकार के द्वारा पहल भी किया गया है, काफ़ी अधिक सब्सिडी भी दिया जा रहा है। फॉसिल एनर्जी को ख़त्म किया जा रहा है, फॉसिल एनर्जी, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन को समाप्त किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, और आने वाली पीढ़ी के लिए एकदम अच्छा नहीं है। इसका विकल्प हम लोग खोजें। हम जैसे जल विद्युत का उपयोग करें, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करें, लेकिन तेल और कोयला को जलाना ये भी एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। इससे जल प्रदूषण भी हो रहा है और वायु प्रदूषण भी हो रहा है, मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा है। तो उसका विकल्प खोजें। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग को सब्स्टिट्यूट खोजना है, हमारा काम भी हो जाए और हमारा कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं। जैसे हम संरक्षण पर बात की है, संरक्षण में भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम अगर कोई चीज़, कोई रिसोर्स हमारे लिए नुकसान कर रहा है तो उसका वैकल्पिक तलाशें। हम अपनी उपयोग को नहीं रोकें, लेकिन उसका विकल्प से अपना काम चेक करें। उसके बाद है नदी जल को शुद्ध करना वाले जंतु समाप्त हो रहे हैं। देखिए हम बात किए थे कि बायो कंट्रोल, नदी अपना प्रदूषण को खुद ही कंट्रोल कर लेती थी। नदी जो है पुराने समय में जो प्रदूषण होता था, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता था, उसको कंट्रोल कर लेती थी। बहुत तरह के जीव होते थे, उसमें पानी को साफ भी करते रहते थे। जैसे मुख्य बता दे रहे कछुआ, कछुआ, घड़ियाल, क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं, घड़ियाल ना, कछुआ हुआ, घड़ियाल हुआ, और बहुत सारे जीव हैं जो खुद बायो कंट्रोल करते हैं। कछुआ क्या करता है, घड़ियाल क्या करते हैं, ये सड़े गले जो जीव होते हैं उसको समाप्त करता है, उसी को मांस खाता है। और वही अगर छोड़ दिया जाए तो वो सड़ करके पानी को प्रदूषित करता है। तो कछुआ की मात्रा कम होती जा रही है, घड़ियाल की मात्रा कम होती जा रही है। इस क्षेत्र में भी बहुत सा काम हो रहा है सरकार के द्वारा। इसका, ये दोनों प्रजातियों का प्रजनन केंद्र बहुत जगह देश में खुला हुआ है। प्रजनन केंद्र यानी कछुआ घड़ियाल को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन कर उसका, और फिर उसको बड़ा करके नदी में छोड़ा जा रहा है। तो इससे दो फायदा होते हैं। एक तो कछुआ क्या करता है, ये तली को लूज करते रहता है, इसके मट्टी को लूज करता है, ये गहरा होते रहता है और ये भरता नहीं है। मान लीजिए अगर तली भरते चला जाएगा तो बैंक, दोनों बैंक से तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी की निकासी नहीं हो पाएगी, बाढ़ की समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कछुआ घड़ियाल को इसमें छोड़ा जा रहा है। बहुत सारे बैक्टीरिया बायोम कंट्रोल में भी आता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे लिए नुकसानदायक बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को समाप्त करने वाले बहुत से जीव होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रवृत्त है पुराने समय से, लेकिन उनका अस्तित्व तो समाप्त हो रहा है। तो प्रजनन करके उनको डाला जाए और इस
क्षेत्र में काम किया जाए, नदी के जल को शुद्ध करने के लिए। इसके अलावा बहुत सा कारण है। अभी इसकी महत्ता को ध्यान देखते हुए सरकार के द्वारा एक जल शक्ति मंत्रालय अलग ही बनाया गया है। बहुत सा गंगा एक्शन प्लान, जमुना, छोटी छोटी नदियों के लिए भी बहुत सा प्लान बनाया गया है और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। थोड़ा धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिजल्ट आ रहा है। और अगर हम लोग ध्यान दें तो इस समस्या को से बच सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए इसको हम रख सकते हैं। तो ये हमको कहना है कि हम लोग केवल सरकार के भरोसे रह करके काम नहीं कर सकते हैं, जब तक हम लोग की सहभागिता नहीं होगी। हर आदमी, देखिए, नदी को इसीलिए आजकल महोत्सव के रूप में महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, दामोदर महोत्सव, गंगा महोत्सव, जमुना महोत्सव या बहुत सारे नदियों का, ताकि पब्लिक इससे जुड़े, पब्लिक इसको अपना देवता समझे, जीवनदायिनी समझे, जो भी समझ के इसके प्रति आस्था जगे। आस्था को जगाना है। जब तक इसको आस्था से नहीं जोड़ा जाएगा और महोत्सव से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक हम लोग का झुकाव नहीं हो पाएगा। केवल सरकार के भरोसा हम लोग नहीं रह सकते हैं। धन्यवाद। तो ये हम लोग नदी का बारे में पढ़े, पहला लेसन, दूसरा लेसन। इसका लास्ट का जो क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास का प्रश्न, उसको आप करके लाइए। धन्यवाद।